घर में लंबे समय से दबा हुआ जहर उस दिन बाहर ही आ गया जब अंजलि का सब्र जवाब दे गया और उसने कांपती लेकिन तीखी आवाज़ में कहा, माँ जी, जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए और हम सब किसी मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में तो अब खाने को भी कुछ नहीं बचा है। और बहन जी, आप तो आते ही रहिए, आपके बहाने कम से कम पकौड़े तो मिल जाते हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सरला देवी की भौहें तन गईं और ऋचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिना कुछ बोले सरला देवी झल्लाकर रसोई में गई, कढ़ाई में तेल डाला, पकौड़े तले, प्लेट में रखकर ताना मारते हुए बोली, हमें तो अपने मायके का घी भी नसीब नहीं होता, लेकिन तुम्हें यहाँ भी पकौड़े मिल जाते हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। पीछे से ऋचा आग बबूला हो उठी, माँ, आपकी बहू कुछ ज़्यादा ही जुबान चलाने लगी है, आपने इसे सिर पे चढ़ा लिया है। तभी अंजलि पलटी और माँ बेटी दोनों को ऐसा जवाब दिया कि दोनों के चेहरे ही उतर गए। और उसी पल पीछे से आई एक आवाज़ ने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया, क्योंकि असल सच्चाई ये थी कि शादी के महज 15 दिन के बाद ही आदर्श की नौकरी चली गई। वो टूट चुका था और ये सच उसने अपनी नई नवेली पत्नी से छुपा लिया था। अंजलि को बस यही बताया गया कि ऑफिस में थोड़ा तनाव चल रहा है। वो भरोसा करती रही, क्योंकि उसे क्या पता था कि वो जिस घर में अपने सपनों के साथ आई है वहाँ अब हर चीज़ खर्च बन चुकी है। उसी दिन से सरला देवी की नज़र में अंजलि बहू नहीं बल्कि बोझ बन गई थी। उन्होंने सारा घर का काम उसी के कंधों पर डाल दिया और साफ कह दिया कि अब अपनी गृहस्थी खुद संभालो। सुबह से रात तक झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, रसोई सब अंजलि के हिस्से में आ गया। लेकिन इतना करने के बाद भी उसके काम में कमियां निकाली जाती। हमारे ज़माने में बहुएं ऐसे आराम नहीं करती थी, 2 पल बैठती तो ताना पड़ता था, इतनी जल्दी थक गई, मायके में तो बस आराम ही किया होगा। अंजलि का मन भरता गया, लेकिन वो चुप रही, सोचती रही कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि अभी उससे एक बड़ा सच छुपाया जा रहा है। फिर शुरू हुई फिजूल खर्ची की जांच। एक दिन सरला देवी दूध का खाली बर्तन लेकर चिल्लाई, इतना दूध आखिर जाता कहाँ है? अंजलि घबराकर बोली कि चाय बनती है, रात को सब पीते हैं। तो सास ने झिड़क दिया, बहाने मत बना, आजकल की लड़कियों को बस उड़ाना आता है, कहीं तू ही तो दूध नहीं पी जाती। ये सुनकर अंजलि का दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर वो पी भी ले तो क्या गलत है। इस पर सास भड़क उठी और फरमान सुना दिया कि अब से दूध 2 दिन चलाया जाएगा। अगले दिन जैसे ही वॉशिंग मशीन की आवाज़ आई, सरला देवी ज़ोर से चिल्लाई, रोज़ मशीन क्यों चलाती है? हाथ से कपड़े धोने में तुझे शर्म आती है? अंजलि ने कहा कि कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो जवाब मिला, हमारे ज़माने में पूरे कुनबे के कपड़े हाथ से धोते थे। अब सास हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगी, कभी सब्जी में तेल ज़्यादा तो कभी मसाला ज़्यादा। मायके का नाम आते ही अंजलि का दिल दहल जाता। उसने आदर्श से भी कहा कि इतनी कंजूसी क्यों, मशीन होते हुए भी हाथ से कपड़े धुलवाए जाते हैं। लेकिन आदर्श टाल गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कि तभी ऋचा आई और आते ही खर्च का ज्ञान देने लगी। कम तेल में भी खाना बन जाता है। माँ ने भी उसका साथ दिया और आदेश दिया कि ननद के लिए चाय और पकौड़े बना के लाए। अंजलि ने मन मारकर बनाए। दोनों माँ बेटी ने मिलकर खा भी लिए, लेकिन उसे पूछा तक नहीं। जाते जाते कपड़ों की थैली थमा दी गई, नए जैसे ही हैं। अगले दिन जब अंजलि ने सूट निकाला तो वो फटा हुआ निकला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आदर्श से कहा कि क्या उसकी पत्नी किसी की उतरन पहनेगी। ये सुनकर पहली बार आदर्श का सब्र टूट गया। वो माँ के कमरे में गया और बोला, दीदी, उसकी पत्नी को फटे कपड़े क्यों दे रही है? तभी उसके मुँह से सच निकल गया कि वो अभी बेरोजगार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पत्नी का अपमान किया जाए। बाहर खड़ी अंजलि ये सब कुछ सुन रही थी और उसे साफ समझ में आ गया कि दूध, तेल, मशीन, कपड़े सब बेरोजगारी की भेंट चढ़ रहे थे। लेकिन पति को अपने पक्ष में खड़ा देखकर उसे पहली बार तसल्ली हुई और उसने ठान लिया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। अगले ही दिन उसने जानबूझकर सास को आधा कप चाय दी। सरला देवी ये देखकर आग बबूला हो गई और चिल्लाई, आधा कप चाय, ये कैसी तमीज़ है? और उसी पल अंजलि के चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत से भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने अब तय कर लिया था कि जिस घर में हर चीज़ का हिसाब लगाया जाता है वहाँ अब चुप्पी नहीं बल्कि जवाब बोला जाएगा। अंजलि ने बेहद संयम के साथ लेकिन साफ शब्दों में कहा कि उसे समझ आ गया है कि आदर्श इस समय बेरोजगार है और जब तक नौकरी नहीं लगती वो घर को संभाल कर खर्च देखकर चलाएगी। ये सुनते ही सरला देवी आग बबूला हो गई और चिल्लाई कि क्या तू अब मेरी चाय में कंजूसी करेगी? मायके से यही अकड़ सीख कर आई है क्या? तेरे घर वालों को बुला लूँ क्या?
तब अंजलि ने बिना नज़र झुकाए कहा, जी हाँ, बुला लीजिए, और ये सच्चाई भी बता दीजिएगा कि आपका बेटा बेरोजगार है और उसी वजह से मुझे रोज़ अपमान सहना पड़ रहा है। ये सुनकर सरला देवी तिलमिला तो उठी, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई और कमरे में जाकर चुपचाप अपनी बेटी ऋचा को फ़ोन किया। ऋचा ने भी उल्टा यही कहा कि आपने बहू को ज़्यादा छूट दे रखी है, अब सख्त होना पड़ेगा। अगले दिन से सरला देवी ने सारे नियम और कड़े कर दिए। दूध खुद निकाल कर रखने लगी और साफ कह दिया कि बिना पूछे बर्तन को हाथ भी मत लगाना। मुझे पता है तू चोरी छिपे दूध पी जाती है, मेरे बेटे की कमाई नहीं है और तू उड़ाती है। ये सुनकर अंजलि पहली बार फूट पड़ी और कहा कि हर इल्ज़ाम उसी पर ही क्यों? क्या वो इस घर की बहू नहीं? क्या वो अपने मायके में कभी दूध नहीं पीती थी? लेकिन सरला देवी ने उसे चुप करा दिया और कहा कि ऐसी बहू की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। जवाब में अंजलि ने कड़वे शब्द कह दिए कि अगर उसे पहले पता होता कि आदर्श बेरोजगार है तो वो ये शादी कभी नहीं करती। उस पल कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। दरवाजे पर खड़ा आदर्श ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसके पास उस समय कोई जवाब नहीं था। वो दिन रात नौकरी के लिए भटक रहा था। कमरे में लौटने पर अंजलि ने उससे साफ कहा कि बेरोजगार होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो वो उसकी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाएगी। घर का तनाव और बढ़ गया। सरला देवी का व्यवहार और कठोर होता चला गया। खाने पीने से लेकर बनाने तक हर चीज़ पर पहरा लग गया। एक दिन अंजलि ने रोटियों पर हल्का सा घी लगा दिया तो सरला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिजूल खर्ची का ताना मार दिया। लेकिन जब खुद खाने बैठी तो बोली कि उनकी रोटी पर घी लगा दे, क्योंकि सूखी रोटी उनसे खाई नहीं जाती। उस पल अंजलि को पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ कंजूसी नहीं बल्कि खुला अपमान है। कुछ दिन बाद त्योहार पर अंजलि के माता पिता आए और ढेर सारा सामान व शुद्ध घी लाए। माँ ने प्यार से कहा कि ये घी तू अपने लिए रखना, लेकिन सरला देवी ने ताना मार दिया कि हमारी बेटी अकेले नहीं खाती, पूरा परिवार खाता है। माता पिता के जाते ही सरला देवी ने घी का डब्बा उठाकर अपने कमरे में रख लिया और कहा कि तेरा बस चले तो तू सब उड़ा देगी, इसलिए अब ये मेरे पास ही रहेगा। उस पल अंजलि के भीतर कुछ टूट सा गया और कुछ बहुत मजबूत भी बन गया। कुछ दिन बाद ऋचा फिर घर आई और सरला देवी ने आदेश दिया कि जाओ पकोड़े बनाओ, लेकिन अंजलि सिर्फ चाय और बिस्किट लेकर आई और बोली कि तेल का हिसाब देखकर चल रही हूँ, क्योंकि इस घर में खाने को अब कुछ नहीं है। उसकी सख्त आवाज़ से कमरा सन्न हो गया। गुस्से में उसने पकौड़े बनाए, प्लेट रखी और ताना मारते हुए कहा कि उसे तो मायके का घी भी नसीब नहीं है, लेकिन ननद को यहाँ भी पकौड़े मिल जाते हैं। कि तभी माहौल चरम पर था। दरवाज़ा खुला और आदर्श अंदर आया। सारी बात सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने पहली बार माँ और बहन के सामने खुलकर कहा कि अब बहुत हो गया, उन्होंने हर हद पार कर दी है। और फिर उसने सच कहा जिसने सबको चुप करा दिया। उसकी नौकरी लग चुकी थी, अब किसी को उसकी पत्नी को नीचा दिखाने का हक नहीं है। अगर ये सब आगे भी चला तो वो इसी घर में रहते हुए भी अलग हो जाएगा। उस पल अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और जीत के थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।